मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले अपने बात करते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने एटम के बारे में क्या बताया था? थॉमसन ने ये बताया था कि एटम होता है, जो परमाणु होता है, वो गोलाकार होता है। कैसा है? गोलाकार है। गोलाकार का अर्थ है स्फेरिकल है। इसमें धनावेश है वो प्रत्येक जगह विराजमान है, यानी कि धनावेश से समान रूप से पूरे एटम में बिखरा हुआ है, जबकि ऋणावेश परमाणु के बीच बीच में कहीं कहीं पर पाया जाता है। यानी कि ऋणावेश है वो तो कहीं कहीं पाया जाता है, धनावेश है वो प्रत्येक जगह विराजमान है। ऐसा थॉमसन ने बताया था। थॉमसन को जे थॉमसन कहा जाता है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। थॉमसन के परमाणु मॉडल को लड्डू मॉडल भी कहा जाता है। लड्डू सबने खाया? आपने खाया लड्डू? शाबाश। तो लड्डू में क्या होता है कि लड्डू के अंदर जो बूंदी होती है, जो मीठी लगती है अपने को, वो प्रत्येक जगह होती है, और लड्डू के अंदर कहीं कहीं पर बीज पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर बीज, इलायची, इस प्रकार के दाने देखे होंगे आपने, या रंगीन बूंदियां होती है, वो कहीं कहीं होती है, वो ऋणावेश को बता रही है। और बाकी जो येलो कलर की जो मीठा होता है वो धनावेश को बता रही है। इसके अलावा इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज एक फल होता है, उसमें गिरी तो हर जगह विराजमान होती है, जबकि बीज है वो कहीं कहीं विराजमान होता है। इसके अलावा इसे एक और नाम दिया जाता है पल्लम पुडिंग मॉडल। पल्लम पुडिंग मॉडल। पल्लम पुडिंग क्या होता है? पल्लम पुडिंग भी एक प्रकार का फल होता है। पल्लम पुडिंग फल में क्या होता है? यह ऐसा फल है जो भोजन के पश्चात खाया जाता है। कई फल ऐसे होते हैं ना जो भोजन के पश्चात खाए जाते हैं, कई फल ऐसे होते हैं जो भोजन से पहले खाए जाते हैं। अपने को तो जब मिलता है तभी खा लेते हैं। तो ये पल्लम पुडिंग मॉडल में भी जो गिरी होती है वो प्रत्येक जगह होती है, जबकि जो बीज होते हैं पल्लम पुडिंग फल में, बीज कहीं कहीं होते हैं। ऐसा थॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन थॉमसन है वो परमाणु की संरचना को और ज़्यादा विस्तार से बताने में असमर्थ रहा। और जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। थॉमसन इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बता पाया। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो ये शुरुआत में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन इसका वास्तविकता से कहीं लेना देना नहीं है। वास्तव में अपने जानते हैं वास्तव में क्या होता है। परमाणु की शुरुआत में जो संरचना अब आजकल दी गई है कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है। नाभिक के अंदर कौन बैठे रहते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन बैठे रहते हैं। नाभिक में कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं। आजकल तो बहुत से कणों की खोज हो चुकी है। लगभग 30 प्रकार के कण बताते हैं कि नाभिक में बैठे रहते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है। पहले ये मानते थे कि निश्चित कक्षाओं में, गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते थे। फिर बाद में बोहर महोदय ने ऐसा कहा था कि गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सोमरफील्ड ने कहा कि गोलाकार में नहीं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आजकल क्वांटम क्या कहती है? आजकल क्वांटम ये कहती है न तो ये गोलाकार लगाते हैं, नहीं दीर्घवृत्ताकार लगाते हैं। तो कैसे लगाती हैं? तो ये लगाते हैं तरंगिक रूप में।
इस प्रकार से तरंग बनाते हुए लगाती हैं। ये तो आजकल की बात है कि आजकल क्या कहते हैं, आने वाले टाइम में पता ही नहीं कैसे बताएंगे। तो जैसे जैसे नई नई खोज हो रही है, लेकिन थॉमसन ने ऐसा बताया कि परमाणु है उसमें धनावेश है वो प्रत्येक जगह है और ऋणावेश कहीं कहीं है। कि शुरुआत का काम होने के कारण थॉमसन का नाम दिया जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये वास्तव में सही बिल्कुल भी नहीं है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कौन से प्रकार का मॉडल कहा जाता है भाई? सौर मॉडल। सौर मॉडल क्यों कहा जाता है? कि जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से अपने परमाणु के रूप में देखें, वैसा ही परमाणु है कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसीलिए इस परमाणु मॉडल को सौर मॉडल कहा जाता है। इस परमाणु मॉडल को कौन सा मॉडल कहा जाता है? सौर मॉडल कहा जाता है। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए सबसे पहले क्या किया? एक सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी, ये रही, मान लो कि ये सोने की पन्नी है पतली। सोने का प्रतीक क्या होता है? Au। ये सोना है, Au है, गोल्ड है। सोने की पतली पन्नी ले ली, बहुत बारीक है। इस पर क्या किया? अल्फा कणों की बौछार कराई, इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक का अर्थ है जो नाभिक होती है, नाभिक में कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब हीलियम की नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। तो ये हीलियम की नाभिक है, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये हीलियम का एटम है, हीलियम का परमाणु है। अब ऐसा हो जाए हीलियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो हीलियम पर चार्ज कैसा आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्लस आता है कि माइनस आता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्लस आता है। जोर से बोला करो, ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन त्यागने से कौन सा आवेश आता है? प्लस। शाबाश, तो प्लस आ गया। और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से कितने धनावेश आएंगे? प्लस से 2। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो यहां पर तो 3 है ही नहीं, तो प्लस 3 लगा देते। अब क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में हीलियम +2 बच गया, यानी कि हीलियम का नाभिक बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 त्याग दिए। अब इसी को क्या कहा जाता है? अल्फा कण कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। यानी कि अल्फा पार्टिकल के अंदर केवल 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ये हीलियम की नाभिक ही है। तो इस पर चार्ज कैसा होगा? धनावेश होगा, क्योंकि नाभिक नाभिक बची है, नाभिक पर धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो ये अल्फा कणों पर धनावेश है, तो ये मान लो अल्फा कणों की बौछार की जा रही है। ये मैं प्लस बना रहा हूं, ये क्या है? अल्फा कण है। अल्फा कणों की इस पर बौछार की, यानी कि अल्फा कणों को इन पर भेजा, तो अधिकांश अल्फा कण थे वो क्या हुए? सीधे गुजर गए। कुछ अल्फा कण थे वो विभिन्न कोणों पर विचलित हुए, कुछ अल्फा कण थे वो विभिन्न कोणों पर विचलित हुए। और 10,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था, यानी कि ये बहुत से अल्फा कणों को मैंने 4-5 दिखाई हैं, लेकिन थे ये कई 10,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो गया, टकराया और वापिस आ गया।
10,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो गया, टकराया और वापिस आ गया। तब रदरफोर्ड ने क्या अर्थ निकाला? तब रदरफोर्ड ने अर्थ निकाला कि जो परमाणु है, परमाणु ज्यादातर तो पार हो रही है, यानी कि वापस तो एक ही आया, ज्यादातर है वो वापस नहीं आ रही है। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? रिक्त है, खोखला है। परमाणु का अधिकांश पार्ट कैसा है? रिक्त है। अब कुछ कण है वो विभिन्न कोणों पर विचलित हुए हैं। इसका मतलब प्लस आया और प्लस को कोई प्रतिकर्षित करने वाली चीज है। इसका मतलब कोई प्लस के आगे कोई प्लस आ रहा है तो प्लस प्लस के बीच में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी कि जब दो आवेश हैं, यदि उन पर चार्ज सेम है, आवेश समान है, तो उनके बीच में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण होगा। शाबाश। और जब दो असमान आवेश हो, यानी कि एक पर प्लस और एक पर माइनस हो, तो उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अब देखो, अल्फा कणों पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। और रदरफोर्ड ने ये प्रतिकर्षित हो रही है, इससे दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं धनावेश है जिसके कारण प्रतिकर्षण हुआ है। तो रदरफोर्ड ने इस धनावेश को क्या कहा? नाभिक कहा। रदरफोर्ड ने इस धनावेश को क्या कहा? नाभिक कहा, यानी कि न्यूक्लियस कहा। तो अब आपसे पूछ ले कोई कि नाभिक का खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या बताओगे? रदरफोर्ड बताओगे कि नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड नामक महान वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु की खोज, परमाणु की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने कर दी। परमाणु की खोज करने वाला कौन था? थॉमसन नहीं, परमाणु की खोज करने वाला डाल्टन था। कौन था? डाल्टन। नाम सुना डाल्टन का? डाल्टन ने परमाणु को एटम कहा। डाल्टन ने परमाणु को एटम कहा। टम का अर्थ क्या होता है? टम का अर्थ होता है कण, और ए का मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, किसी को आगे नहीं बांटा जा सकता, वो तो होता है अभाज्य। और टम का अर्थ होता है कण। यानी कि डाल्टन ने परमाणु को एटम शब्द डाल्टन ने दिया था, और इसका अर्थ था अभाज्य। अभाज्य का मतलब जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। डाल्टन ने ऐसा माना था कि परमाणु है वो छोटे से छोटा है, इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तव में क्या है? परमाणु को आगे विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? परमाणु में न्यूट्रॉन भी होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन भी होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यानी कि परमाणु के अंदर जो कण है उनको आगे विभाजित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा डाल्टन ने नहीं बताया। अपने तो इतना याद रखो कि डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। तो परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। किसने की थी? डाल्टन ने। और परमाणु नाम किसने दिया था? डाल्टन ने खोज कर कर कहा भी ये परमाणु है। परमाणु इंग्लिश में एक एटम, ए का मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और टम का अर्थ होता है कण, जो अभाज्य कण है उसी को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो इनको ये याद करने का तरीका भी है, तो वो भी बता देते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी। तो ऐसे याद रखो इसको कि पग्गा, पग्गा पैर, पग्गा नीचे, पग्गा नीचे ईंट पड़ी।
पग्गा नीचे ईंट पड़ी। पैसे बनाओ, पैसे क्या बनाओगे? पैसे प्रोटॉन। पैसे क्या बनाओगे? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। शाबाश। और नए से बनाओ क्या? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। चै से आ गया ना, चैडविक, याद आ जाएगा। चै ध्यान रखते ही आप फटाफट याद आ जाता है आपकी, चैडविक। वैसे याद नहीं आता। ई से क्या बनाओगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टे से बनाओगे टॉमसन। टॉमसन। टॉमसन कह दो चाहे थॉमसन कह दो, बात एक ही है। ये वही थॉमसन है, वही टॉमसन, वही थॉमसन, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन। कई जगह टॉमसन लिखा आता है या थॉमसन लिखा आता है, एक ही है ये। और पैसे बनाओगे? पैसे क्या बनाएगा बेटा? परमाणु। वेरी गुड, अच्छा दिमाग। परमाणु। और परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। तो परमाणु की खोज करने वाले डाल्टन। तो ऐसे याद रख जाएगा कि पग्गा नीचे ईंट पड़ी। पग्गा नीचे ईंट पड़ी। पैसे प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन। ऐसे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक। इससे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता थॉमसन। पैसे परमाणु। परमाणु की खोज करता डाल्टन। तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी ली, अल्पाकणों की बौछार की। अधिकांश अल्पाकण सीधे ही गुजर गए, कुछ अल्पाकण विभिन्न कोणों पर विचलित हुए। और 10,000 में से एक कण ऐसा भी था जो गया, टकराया और वापिस आ गया। इस आधार पर डाल्टन ने क्या माना? इस आधार पर रदरफोर्ड ने माना कि जो धनावेश है वो बहुत ही छोटे स्थान पर है। धनावेश है बहुत ही छोटे स्थान पर है। छोटे स्थान का पता कैसे चला? क्योंकि 10,000 में से एक ही कण वापिस आया। बड़े स्थान पर आता तो बहुत से कण वापिस आते। तो उसने कहा नाभिक है वो बहुत ही छोटी है। नाभिक कितनी बड़ी है अभी? बहुत ही छोटी। कितनी छोटी? अनुमान लगाओ कि जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट का मैदान है। क्रिकेट खेले, देखा क्रिकेट का मैदान कितना बड़ा होता है। जैसे क्रिकेट का मैदान है या फुटबॉल का मैदान है। फुटबॉल खेले, फुटबॉल का मैदान या क्रिकेट के मैदान का आकार आपको पता है कि कितना बड़ा होता है। उस मैदान के बीच में कोई एक मक्खी बैठ जाए। यहां पर कोई एक मक्खी बैठी है मान लो, इतना ही बड़ा है नाभिक। जैसे क्रिकेट का मैदान पूरा परमाणु है, फुटबॉल का मैदान पूरा परमाणु है, तो उसके बीचों बीच एक मक्खी बैठी है। वो किसको बताएगी? वो बताएगी कि ये नाभिक है, यानी कि नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटी होती है। अब आप कहोगे छोटी होती है तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है तो ये गोलाकार, परमाणु भी गोलाकार है। तो गोलाकार होता है तो गोलाकार आते ही आपके ध्यान में आता होगा कि इसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी है। तो परमाणु की जो रेडियस होती है कितनी होती है? अभी बोलो। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की रेडियस कितनी होती है? मीटर में बताओ। 1 मीटर, 2 मीटर। तो परमाणु की जो रेडियस होती है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है। तो परमाणु की रेडियस इतनी बड़ी होती है अभी। तो ध्यान में आया परमाणु कितना होता है। और 10 की पावर माइनस 10 मीटर को एक और शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आया क्या? तो इसे कहा जाता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक नया ही टर्म काम में लिया जाता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर को एंगस्ट्रॉम ए से कह देते हैं। तो परमाणु की रेडियस का पता लगा। 10 की पावर माइनस 10 है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 1/10 की पावर 10 मीटर। क्योंकि ये माइनस की घात है, इसको नीचे लाओगे तो किस में बदल जाती है? माइनस वाली
प्लस में हो जाती है। शाबाश। और 10 की पावर 10 का अर्थ क्या होता है? 10 की पावर 10 का अर्थ है, पावर का अर्थ है, जैसे 10 की पावर 1 है, इसका अर्थ क्या है? 10 ही है। 10 की पावर 2 का अर्थ क्या है? 10 इंटू 10, यानी कि 100। और 10 की पावर 3 का अर्थ है 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। तो कुल मिलाकर 10 की पावर जितनी भी है, इसका मतलब उस एक की क्या की उतनी ही जीरो है। तो 10 की पावर 10 का अर्थ क्या है? तो 10 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इतने मीटर रेडियस होती है परमाणु की, यानी कि 1 मीटर के कितने टुकड़े करें? इतने टुकड़े करें, इतने का भाग दें, तब जाकर, या पॉइंटों में अपने देखें तो इतने मीटर, मीटर पॉइंटों में इतने मीटर, यानी कि परमाणु बहुत ही छोटा। तो परमाणु इतना छोटा है, अपने आंखों से देख सकते हैं क्या? अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो परमाणु को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है क्या? परमाणु को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी 10 लाख गुना बड़ा कर दिखाती है। जैसे ये मार्कर है, इसको 2 गुना बड़ा दिखाए, 5 गुना बड़ा दिखाए, 10 गुना बड़ा दिखाए, इतना बड़ा दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कितना गुना बड़ा कर दिखाती है? 10 लाख गुना बड़ा कर दिखाती है। इसको 10 लाख गुना बड़ा कर दिया जाए तो भी नहीं देखा जा सकता, यानी कि परमाणु बहुत छोटा होता है। तो अब अंदाजा लगाओ, नाभिक है, नाभिक तो बहुत 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 छोटा होता है। कितना छोटा? नाभिक का आकार होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है। नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर होता है। और 10 की पावर -15 मीटर को आपने एक टर्म पढ़ा होगा, क्या कहा जाता है? ये फिजिक्स में भी आता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की पावर -15 मीटर को कहा जाता है 1 फर्मी, यानी कि इसको अपने 1 फर्मी कह सकते हैं। तो नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर है, परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर का होता है, यानी कि ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो ऐसा परमाणु होता है। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और परमाणु का घनत्व, डेंसिटी, घनत्व क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? कोई चीज भारी कितनी का है, कोई हल्का है कि भारी है, उसका निर्धारण किसके आधार पर होगा? डेंसिटी के आधार पर होगा। घनत्व शब्द होता है, वो होता है कि द्रव्यमान अपॉन, क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। वेरी गुड। द्रव्यमान को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वेग को वेलोसिटी बोल देते हैं। वेग होता है विस्थापन अपॉन टाइम। विस्थापन बटे समय को वेलोसिटी कहते हैं। एक होता है चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो ये घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो सबसे दुनिया में घनत्व अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, लेकिन अपने बात करते हैं नाभिक का घनत्व कितना का है। नाभिक का बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नाभिक का घनत्व होता है 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, यानी कि 1 मीटर की क्यूब में 10 की पावर 17 किलोग्राम नाभिक आ सकते हैं। यानी कि अपने ऐसे कहें, ये समझ में आया क्या आपको? ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि नाभिक कितना भारी है कि कोई इस प्रकार से अपने कल्पना करें कि 1 मीटर कोई इस प्रकार से है। 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर क्या है? चौड़ा है, ऊंचा है। और 1 मीटर क्या है? चौड़ा है। इस प्रकार से अपने पास कोई डब्बा है, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर ही है। इस प्रकार से अपने पास कोई डब्बा है, इसकी यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन है,
इस ढक्कन को हटाकर इसमें क्या भर दिया आपने, नाभिक नाभिक भर दिए, पूरे में क्या भर दिया, नाभिक नाभिक भर दिए। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो इसका आयतन क्या हो गया 1 मीटर की क्यूब। और 1 मीटर की क्यूब के अंदर नाभिक नाभिक भर दिए, तो इसका वजन कितना होगा, 10 की पावर 17 किलोग्राम होगा। 10 की पावर 17 किलोग्राम काटते हैं, एक के आगे कितनी बिंदियां, 17 बिंदियां, गिन लियो भाई, 10 की पावर 17 बिंदियां, यानी कि बहुत ज्यादा घनत्व होता है नाभिक का। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। तो रदरफोर्ड है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। स्थायित्व की व्याख्या कैसे नहीं कर पाया, तो रदरफोर्ड ने ऐसा बता दिया कि परमाणु है, परमाणु के अंदर धनावेश है, धनावेश परमाणु के अंदर बैठा रहता है, और इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा बताया, ऐसा ही बताया ना कि परमाणु की नाभिक के अंदर तो क्या है, धनावेशित है, नाभिक को इसने धनावेशित कहा है, और इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रथम कक्षा हो सकती है, दूसरी कक्षा हो सकती है, इस प्रकार से परमाणु की नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कैसा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कैसा होता है, ऋणावेश। और परमाणु की नाभिक में आवेश कैसा, धनावेश। और अभी अभी बात बताई थी एक कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, अट्रैक्शन, वेरी गुड। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, और अट्रैक्शन से ये इसको आकर्षित करा है, ये घूम रहा है बेचारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, ये इसको कह रहा है आजा इधर आजा, माइनस प्लस कह रहा है इसको इधर आजा, तो ये इधर इसको कोई बुलाएगा तो ये बेचारा क्या करेगा, इसको कोई खींच रहा है, खींचा जा रहा है, तो ये घूम रहा था, इस प्रकार से ऐसी गति धारण कर लेगा, और लास्ट के अंदर खींचता खींचता प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ऐसी गति को कौन सी गति कहेंगे, ऐसी ऐसी कई सांप देखा, सांप देखो, सांप इस प्रकार से बनाकर नहीं बैठता है क्या, आप कह गलिंडियो बना के बैठी है, तो इसको क्या कहेंगे, सर्पिलाकार गति। ऐसी गति सर्पिलाकार, तो इसको सर्पिलाकार गति धारण कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और अंत में किसमें समा जाएगा, नाभिक में समा जाएगा, और प्लस माइनस एक दूसरे से मिल गए तो उदासीन हो गया। इसका मतलब नाभिक का स्थायित्व तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वास्तव में अपने देख रही हैं कि परमाणु है, वास्तव में परमाणु का स्थायित्व तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अपने देख रही हैं कि परमाणु है वो एक स्थायी है, और परमाणु का स्थायित्व तो है, इसका मतलब है ये इसको आकर्षित, ये नाभिक में नहीं समा रहा है, आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई इसको प्रतिकर्षित करने वाला फोर्स बताना ये भूल गया कि जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके बाहर की तरफ एक बल लगता है, जिसको अपने mv² r कहते हैं। नाम सुने, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, तो ये अपने जैसे नील्स बोर के परमाणु मॉडल में आएगा, तो विस्तार से तो वहां पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहा, रदरफोर्ड की एक कमी रहेगी। और क्या नहीं बता सका रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अब आप कहोगे जीमान प्रभाव क्या होता है, स्टार्क प्रभाव क्या होता है, तो ये अपने आगे जैसे आएंगे वैसे आप बताते जाएंगे। जीमान प्रभाव होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक नाम सुना, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कोई स्पेक्ट्रम लिया जाता है, उसको कहा जाता है जीमान प्रभाव। और विद्युत क्षेत्र, विद्युत समझ गए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई स्पेक्ट्रम लिया जाता है, उसको कहा जाता है स्टार्क प्रभाव। तो इस जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में रदरफोर्ड असमर्थ रहा। तो ये रदरफोर्ड की कुछ कमियां हैं।